हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की जूलॉजी और क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री, दोनों सब्जेक्ट जूलॉजी और केमिस्ट्री आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार से बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर की भी क्लासें लगातार चल रही हैं। तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की जूलॉजी की। और क्लास 12 की जूलॉजी में बेटा, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं केचुए के जननांग। तो बिल्कुल सही आपने सुना बेटा, केचुए के जननांग को हम अच्छे से आज समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है। 6 का नहीं आएगा तो 4 का आएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपको समझना है। अगर आपने एक बार समझ गए तो देखिए हमेशा हमेशा के लिए एग्जाम तक आपको याद हो जाएगा। तो बेटे, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी बेटे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और देख रहे हैं आपको पता है आज कितनी डेट होगी बेटे? आज हो गई आपकी 19 सितंबर। तो आज के बाद जूलॉजी अपलोड नहीं होगी, जूलॉजी का ब्रेक लग जाएगा। जूलॉजी हमारी समाप्त हो चुकी है। आज के बाद बेटा कल यानी 20 तारीख से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, उन्हें भी बताइए बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे बेटा केमिस्ट्री शुरू होने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं बेटे टॉपिक की शुरुआत। देखो बेटा, जो टॉपिक है हमारा वो है केचुए के जननांग। देखो क्लास, पहले तो हम लिखते हैं बेटे क्लास 12 एग्रीकल्चर यानी 12 एजी और सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। अब जो टॉपिक है हमारा वो है केचुए के जननांग। चाहे तो केचुए के जननांग करके क्वेश्चन आए और जननांग करके क्वेश्चन ना आए तो क्या आ सकता है? तो आ सकता है केचुए के प्रजनन तंत्र। चाहे OR करके आपको लिख दे रहा हूं, चाहे आपसे ये पूछे कि आप केचुआ कर दे रहा हूं, केचुआ की जगह केचुआ के क्या प्रजनन अंग। सिर्फ बेटे आपको क्वेश्चन को समझना है। इस प्रकार से कुछ भी आपसे पूछे, चाहे तो आपसे केचुए के जननांग पूछे, चाहे पूछे केचुआ के प्रजनन अंग, दोनों का मतलब एक ही है। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो केचुए के जननांग है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। केचुए के जननांग में हम 2 जननांग पढ़ेंगे। केचुए के जननांग में 2 प्रकार के जननांग को पढ़ेंगे हम। एक होता है, देखिए पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे नर जननांग। क्या? नर जननांग। और दूसरे नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे मादा जननांग। क्योंकि केचुए के जननांग हैं तो केचुए में नर और मादा जननांग दोनों ही आते हैं। अब आपको एक बात बता दूं, देखिए तब तक आप कमेंट करिए और बताइए जो केचुआ है, केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम बेटा कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट करके, हर स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट है, वहाँ पे कमेंट करिए केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से। अब देखिए नर जननांग की बात करें तो केचुआ के नर जननांग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा वृषण। क्या पढ़ेंगे? वृषण। नर जननांग में क्या होता है? वृषण। वृषण को अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बेटा टेस्टिस हो जाएगा। दूसरी हेडिंग की बात करें तो वृषण के बाद हम पढ़ेंगे इसमें बेटा शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय। क्योंकि ये नर है तो नर में क्या होगा? शुक्राशय। लेकिन मादा होगा तो मादा में क्या होगा? अंडाशय। आगे समझिए आप। अगली जो हेडिंग आएगी वो आएगी हमारी शुक्रवाहिनी नलिका। क्या आएगी इसके बाद? शुक्रवाहिनी नलिका। तो बेटा हम शुक्रवाहिनी नलिका के बारे में जानेंगे। जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी प्रोस्टेट ग्रंथियां। क्या आएगी? प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्रंथियां। तो हम इस प्रोस्टेट ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। 5वीं हेडिंग आएगी वो आएगी आपकी सहायक ग्रंथियां। कौन सी? सहायक ग्रंथियां।
सहायक ग्रंथियां। तो 5 हेडिंग आपकी हो गई। देखिए नर में, तो नर जननांग में हम क्या पढ़ेंगे, वृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी नलिका, प्रोस्टेट ग्रंथियां और सहायक ग्रंथियां। इसी प्रकार से अगर हम मादा की बात करें तो बेटा मादा में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखिए क्या होगा, अंडाशय हम पढ़ेंगे। सबसे पहली हेडिंग इसमें क्या डालेंगे, अंडाशय, क्योंकि आपको पता है नर में क्या होता है, शुक्राशय, क्योंकि शुक्राणु पाए जाते हैं, इसलिए मादा में क्या होता है, अंडाशय, क्योंकि इसमें अंडाणु होते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो अंडवाहिनी मुख का, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अंडवाहिनी मुखिका। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें तो हो जाएगी शुक्रधानियां। क्या हो जाएगी, शुक्रधानियां। बेटे ये हेडिंग्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बेटा शुक्रधानियां हैं। तो देखिए जो नरजन्नांग है, नरजन्नांग में किस प्रकार से पढ़ोगे आप, वृषण के बारे में पढ़ोगे, शुक्राशय के बारे में पढ़ोगे, शुक्रवाहिनी नलिका, प्रोस्टेट ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। ठीक है, तो बेटा ये 5 हेडिंग्स हैं किसमें, नरजन्नांग पे। केचुआ के जो प्रजनन अंग हैं, केचुआ के जो प्रजनन अंग है उसमें क्या है, 2 प्रकार से हैं, एक नरजन्नांग, दूसरा है मादा जन्नांग। या केचुआ के जन्नांग की बात करें तो नरजन्नांग भी होते हैं केचुआ में और मादा जन्नांग, नर और मादा दोनों केचुआ के जन्नांग हैं। तो नर की बात करें, नर में वृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी नलिका, प्रोस्टेट ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। अगर आपको हेडिंग्स ध्यान ना रहे तो ध्यान रखना, जो नर होता है, नर में क्या होता है, वृषण होता है, वृषण का मतलब टेस्टिस, और क्या होगा, शुक्राशय होगा क्योंकि शुक्राणु होते हैं, शुक्रवाहिनी नलिका होगी क्योंकि शुक्रवाहिनी जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा ही प्रवेश कराए जाते हैं। इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथियां, इसके बाद सहायक ग्रंथियां। इसी प्रकार मादा में क्या होगा बेटा, अंडाशय होगा क्योंकि अंडाणु कहाँ बनेगा, अंडाशय में। इसी प्रकार अंडवाहिनी मुखिका और शुक्रधानियां। इस प्रकार से हम नर और मादा के बारे में अच्छे से, जन्नांग के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको और बताना है इसके बारे में। देखिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, केचुआ, चलिए पूछ ही नहीं रहा, मैं बता दे रहा हूँ। जो केचुआ देखिए वो उभयलिंगी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। तो बेटा चलते हैं अब एक एक करके हेडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से बेटे एक एक हेडिंग्स लोग को लेते हैं और एक एक हेडिंग्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए बेटे आगे समझिए। अगले जो हमारी हेडिंग है, देखिए केचुए के हम पहले नर जननांग की बात कर रहे हैं। ये कैसी जननांग है बेटा, नर जननांग। तो नर जननांग की जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपकी वृषण। तो वृषण के बारे में आप जानिए, वृषण के बारे में क्या लिखोगे, वृषण है क्या या क्या लिखोगे इसके बारे में। तो समझिए, देखिए जो केचुआ है, केचुए में 2 जोड़ी वृषण, कितने जोड़ी, 2 जोड़ी जो वृषण 10वें व 11वें खंडों में स्थित होती है। क्या लिखोगे आप, केचुए में 2 जोड़ी वृषण, कितने, 2 जोड़ी वृषण यानी 2 जोड़ी टेस्टिस 10वें और 11वें खंडों में। किसमें बेटा, 10वें और 11वें खंडों में स्थित होते हैं। ये होते कैसे हैं, देखिए यह अंगुली सदृश रचनाओं से बने होते हैं। कैसे, अंगुली सदृश रचनाओं से बने होते हैं। वृषण में शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए वृषण के अंदर क्या होता है बेटा, शुक्राणु जन का निर्माण होता है। किसका, शुक्राणु का। शुक्राणु जन का जब निर्माण किसमें होगा, वृषण में। वृषण में शुक्राणु जन कोशिकाओं का निर्माण होता है। वृषण थैली सदृश वृषण कोश में स्थित होते हैं। जो वृषण है वो वृषण थैली सदृश वृषण कोश में स्थित होते हैं। 10वें खंड के वृषण कोश और 11वें खंड के वृषण कोश, खंड के वृषण कोश क्या होगा, 12वें खंड के शुक्राशय में। यानी आप क्या बताओगे, 10वें खंड के वृषण कोश व 11वें खंड के, ये के है यहाँ पे, 11वें खंड के, 11वें खंड के वृषण कोश, इसमें 12वें खंड के शुक्राशय से नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। इतना लिखना है, समझिए फिर से। आप बताओगे कि केचुए में 2 जोड़ी वृषण, कितने जोड़ी, 2 जोड़ी वृषण 10वें व 11वें खंडों में स्थित होते हैं। केचुए में 2 जोड़ी वृषण 10वें व 11वें खंडों में स्थित होते हैं। यह अंगुली सदृश रचनाओं
से बने होते हैं। कैसे? अंगुली सदृश रचनाओं से बने होते हैं। जो शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें क्या बताओगे? वृषण में शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। वृषण थैली सदृश वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण किसमें होते हैं? थैली सदृश वृषण कोश में स्थित होते हैं। 10वें खंड के वृषण व 11वें खंड के वृषण कोश 12वें खंड के शुक्राशय नलिकाओं द्वारा 12वें खंड के शुक्राशय नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से आप वृषण के बारे में बताओगे नरजननांग में। अब हम बात करेंगे, अगली हेडिंग हमारी आएगी शुक्राशय। वृषण के बाद क्या पढ़ेंगे हम? शुक्राशय, क्योंकि नरजननांग में क्या पाया जाता है? शुक्राशय। वृषण हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे शुक्राशय। वृषण के बारे में एक बार फिर समझ लीजिए। आपको ये बताना है बेटा कि जो केचुआ है, केचुआ में 2 जोड़ी वृषण कौन से खंड में? 10वें खंड और 11वें खंड में स्थित होते हैं। वो पूछ सकता है आपसे कि आप जो बताइए कि केचुआ के जो वृषण हैं वो कौन से खंड में स्थित होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो केचुआ के वृषण हैं वो कौन से खंड में? 10वें खंड में और 11वें खंड में स्थित होते हैं। केचुआ के अंदर कितने जोड़ी वृषण होते हैं बेटे? 2 जोड़ी। फिर यह अंगुली सदृश, किस प्रकार से? अंगुली सदृश रचनाओं से बने होते हैं। और जो वृषण में शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो टेस्टिस होता है उसी में शुक्राणुजन कोशिकाओं का वहीं से निर्माण होता है, वृषण से। ध्यान रखना है। वृषण थैली सदृश वृषण कोश में स्थित होता है। जो वृषण आपका है वो थैली सदृश वृषण कोश में स्थित होगा। और 10वें खंड के वृषण कोश तथा 11वें खंड के वृषण कोश क्या है? 12वें खंड के शुक्राशय नलिका से के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे ये शुक्राशय नलिका के द्वारा जुड़े रहते हैं, वैसे ही आपकी हेडिंग नेक्स्ट आ जाएगी शुक्राशय। जब आपकी हेडिंग आ जाएगी शुक्राशय, तो शुक्राशय में क्या लिखोगे समझिए। देखिए बेटे, 11वें व 12वें खंडों में स्थित 11वें और 12वें खंडों में स्थित एक एक जोड़ी शुक्राशय स्थित होती है। कितने? एक एक जोड़ी क्या चीज? शुक्राशय स्थित होती है। देखिए ये एक एक जोड़ी शुक्राशय स्थित होती है। कौन से खंड में? 11वें खंड में व 12वें खंडों में एक एक जोड़ी शुक्राशय स्थित होती है। इसमें शुक्राणुजनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है, आपको पता होना चाहिए जो शुक्राणुजनन कोशिका है उसके अंदर शुक्राणु का ही तो निर्माण होगा, अंडाणु का तो होगा नहीं। अंडाणुजनन का होता तो कौन सी कोशिका होती? वो अंडाणु होती, अंडाणु होती। लेकिन यह शुक्राशय है, तो शुक्राशय जनन के अंदर क्या होगा? शुक्राशय जनन कोशिकाओं के अंदर सिर्फ शुक्राणुओं का निर्माण होगा, स्पर्म का। शुक्राणु बनने के पश्चात वृषण कोश में वापस पहुंच जाते हैं। जब शुक्राणु बन जाता है तो बनने के पश्चात कहाँ पहुंच जाता है बेटा? वो वृषण कोश में वापस पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, नरजननांग में हमने वृषण पढ़ा, अब शुक्राशय पढ़ा, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? शुक्रवाहिनी नलिका, इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथियां, इसके बाद सहायक ग्रंथियां। तो इस प्रकार से हम नरजननांग कंप्लीट होगा। आगे चलते हैं बेटे। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए ये वो क्वेश्चन है केचुए के जननांग या केचुए के प्रजनन अंग। चाहे केचुए के जनन अंग क्वेश्चन करके आए, चाहे केचुए के प्रजनन अंग करके क्वेश्चन आए, ये बेटा वो क्वेश्चन है जो टॉप 25 में क्वेश्चन शामिल है। टॉप 25 जो मैंने क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बताया उसमें ये क्वेश्चन आपका ऐड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें हेडिंग पढ़ी, वो पढ़ी वृषण, दूसरी हेडिंग पढ़ी शुक्राशय। अब तीसरी जो हेडिंग आ गई वो है शुक्रवाहिनी नलिका। क्या है? शुक्रवाहिनी नलिका। आपको दिखाई दे रहा है? चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है। शुक्रवाहिनी नलिका, इसमें देखिए शुक्रवाहिनी नलिका में क्या है कि वृषण के ठीक पीछे जो हमने पहली हेडिंग पढ़ी थी, इसमें वो थी हेडिंग आपकी वृषण, उसके वृषण के ठीक पीछे एक रोमाभ शुक्रवाहिनी मुखका होती है। चाहे आप शुक्रवाहिनी मुखका बोलो इसे, चाहे शुक्रवाहिनी नलिका बोलो, बात एक ही है। तो मैंने शुक्रवाहिनी नलिका ना लिख करके शुक्रवाहिनी मुखका बोल दिया। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी नलिका कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि वृषण के ठीक पीछे एक रोमाभ शुक्रवाहिनी मुखका होती है। यह पीछे एक संक्रिय रोमाभ शुक्रवाहिनी नलिका में खुलती है। यह पीछे एक संक्रिय रोमाभ शुक्रवाहिनी नलिका में खुलती है। शुक्रवाहिनी नलिका 11वें तथा 12वें खंड से, शुक्रवाहिनी नलिका 11वें तथा 12वें खंड से 18वें खंड में, कौन से खंड में? 18वें खंड में प्रोस्टेट नलिका के साथ मिलकर, जो अगली आपकी हेडिंग आएगी प्रोस्टेट नलिका या प्रोस्टेट ग्रंथियां, वही, यानी सीधे सीधे आप कह सकते हो शुक्रवाहिनी नलिका 11वें तथा 12वें खंड से
18वें खंड में प्रोस्टेट नलिका के साथ मिलकर सहनलिका के रूप में नर जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ये जो शुक्रवाहिनी नलिका है ये शरीर से बाहर खुलती है, किसके साथ मिलकर? प्रोस्टेट नलिका के साथ मिलकर। फिर से समझ लीजिए आप। देखिए वृषण शुक्रवाहिनी नलिका में आप क्या बताओगे? सबसे पहले बताओगे कि शुक्रवाहिनी जो नलिका होती है वो होती कहाँ पे है, किसके कहाँ पे होती है? डायग्राम में, डायग्राम इसका बनेगा तब आपको क्लियर होगा। तो शुक्रवाहिनी नलिका वृषण के ठीक पीछे एक रोबाम होती है जिसे शुक्रवाहिनी मुख का कहते हैं, शुक्रवाहिनी नलिका कहते हैं। इसके बाद यह पीछे एक संक्रीय रोबाम भी शुक्रवाहिनी नलिकाओं में खुलती है। शुक्रवाहिनी नलिका 11वें तथा 12वें खंड से, आप ध्यान रखना, शुक्रवाहिनी नलिका 11वें तथा 12वें खंड से 18वें खंड में प्रोस्टेट नलिका के साथ, किसके साथ? 18वें खंड में किसके साथ? प्रोस्टेट नलिका के साथ मिलकर सहनलिका के रूप में नर जनन छिद्र द्वारा शरीर से कहाँ खुलती है? नर जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर की ओर खुलती है। अगली हेडिंग आ जाएगी, वही उठा के लिख दो, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। तो प्रोस्टेट ग्रंथियों में आप क्या लिखोगे? देखिए ये 16वें या 17वें खंड से, कौन से खंड से? 16वें या 17वें खंड से। देखिए 16वें या 17वें खंड से 20वें या 21वें खंड तक, 16वें या 17वें खंड से 20वें या 21वें खंड तक फैली अनियमित आकार की सफ़ेद चपटी ग्रंथियां होती हैं। तो आपने समझा कि प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या है। तो प्रोस्टेट ग्रंथियों के बारे में बताना है कि 16वें खंड या 17वें खंड से कहाँ, कौन से खंड पे? 20वें खंड या 21वें खंड तक फैली अनियमित आकार की सफ़ेद चपटी ग्रंथियां होती हैं। आगे बताना है प्रोस्टेट तथा शुक्रवाहिनी सहनलिका के रूप में, प्रोस्टेट तथा शुक्रवाहिनी ये दोनों मिलके, यानी प्रोस्टेट और शुक्रवाहिनी नलिका, ये वाली शुक्रवाहिनी नलिका और प्रोस्टेट सहनलिका के रूप में 18वें खंड पर जनन छिद्रों द्वारा शरीर से बाहर खुलती हैं। कौन से खंड पे? जब ये सहनलिका और प्रोस्टेट ग्रंथियां दोनों मिल जाती हैं, ये मिलके सहनलिका के रूप में 18वें खंड में, कहाँ पे? 18वें खंड पर जनन छिद्रों द्वारा शरीर से कहाँ? बाहर की ओर खुलती हैं। अब जब ये हेडिंग आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि कंप्लीट हो गई तो अब इसकी लास्ट हेडिंग बची है, वो है सहायक ग्रंथि। कौन सी? सहायक ग्रंथि। तो बेटा नर जननांग हमने पढ़े। नर जननांग में फर्स्ट हेडिंग पढ़ी हमने वृषण, दूसरी हेडिंग पढ़ी शुक्राशय, तीसरी हेडिंग पढ़ी शुक्रवाहिनियाँ या शुक्रवाहिनी नलिका बोल दो, चौथी हेडिंग पढ़ी हमने प्रोस्टेट ग्रंथि और 5वीं हेडिंग हम पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि। इसके बाद नर जननांग कंप्लीट हो जाएगा और पढ़ेंगे हम मादा जननांग। चलिए बेटे अगली हेडिंग समझिए, सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ में आप क्या लिखोगे? तो समझिए इसमें देखिए 17वें व 19वें खंडों में, कौन से खंडों में? 17वें व 19वें खंडों में एक एक जोड़ी सहायक ग्रंथियाँ होती है। कौन से खंड में? खंड आपको ध्यान रखना है। देखिए सहायक ग्रंथियाँ होती हैं कौन से खंड में? 17वें व 19वें खंडों में एक एक जोड़ी सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। यह जनन अंकुरों द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। किसके द्वारा? जनन अंकुरों द्वारा। जो सहायक ग्रंथियां हैं वो जनन अंकुरों द्वारा शरीर से कहाँ? बाहर खुलती है और ये मैथुन में सहायक करती हैं या सहायता करती हैं। मैथुन में क्या है? सहायक है या फिर सहायता करती है। तो इस प्रकार से केचुआ के जो नर जननांग थे, नर जननांग हमारे कंप्लीट हुए। फर्स्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी इसमें वृषण, दूसरी पढ़ी थी हमने इसमें शुक्राशय, तीसरी हेडिंग पढ़ी थी शुक्रवाहिनी और चौथी हेडिंग हमने पढ़ी थी इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि, 5वीं हेडिंग पढ़ ली हमने सहायक ग्रंथियाँ। तो इस प्रकार से नर जननांग कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं हम मादा जननांग। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए हेडिंग है हमारी वो है वो केचुए के मादा जननांग। क्योंकि हमने केचुए के नर जननांग पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे मादा जननांग। तो कौन कौन से अंग हैं मादा जननांग में? एक देखिए अंडाशय, दूसरा है अंडवाहिनी मुख का और तीसरी हेडिंग इसकी हो जाएगी बेटा शुक्रधानियाँ। तो सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अंडाशय के बारे में आपको क्या बताना है, क्या लिखना है? देखिए एक जोड़ी अंडाशय 12वें तथा 13वें खंड के मध्य पट पर लगे होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय जो है वो 12वें तथा 13वें खंड के मध्य पट पर लगे होते हैं। प्रत्येक अंडाशय अंगुली सदृश प्रवर्धों से बना होता है। जो आपका पहला था वृषण, उसमें भी अंगुली सदृश रचना थी वृषण की भी। प्रत्येक अंडाशय अंगुली सदृश प्रवर्धों से बना होता है। प्रवर्ध 13वें खंड में, प्रवर्ध कहाँ?
13वें खंड में लटके रहते हैं। इसमें अंडाणु एक कतार में लगे रहते हैं। इतना लिखना है। क्या बताना है आपको कि अंडाशय में क्या बताना है आपको बेटा, एक जोड़ी अंडाशय 12वें व 13वें खंड के मध्य पट पर लगे होते हैं। प्रत्येक अंडाशय अंगुली सदृश प्रवर्धों से बना होता है। यह प्रवर्ध 13वें खंड में लटके रहते हैं। इसमें अंडाणु एक कतार में लगे रहते हैं। अगली हेडिंग आएगी अंडाशय से क्या हो जाएगी, अंडवाहिनी मुखका। तो अंडवाहिनी मुखका के बारे में समझिए। देखिए प्रत्येक अंडाशय के पीछे, किसके पीछे, ये अंडाशय है, इसके पीछे, प्रत्येक अंडाशय के पीछे रोमाभि अंडवाहिनी मुखका होती है। यह पीछे की ओर अंडवाहिनी में खुलती है। किसमें खुलती है, पीछे की ओर अंडवाहिनी में। यानी जो अंडवाहिनी मुखका है, इसमें आप क्या बताओगे कि प्रत्येक अंडाशय के पीछे, ये अंडाशय है, इस प्रत्येक अंडाशय के पीछे क्या है, एक रोमाम्भी अंडवाहिनी मुखका होती है। जो आपकी ये अंडवाहिनी मुखका है, ये अंडाशय के जस्ट पीछे की ओर होती है। यह पीछे की ओर अंडवाहिनी में खुलती है। मादा जनन छिद्र द्वारा 14वें खंड के, मादा जनन छिद्र द्वारा कौन से, 14वें खंड के अधर तल पर खुलती है। इस प्रकार से अंडाशय के बारे में बताना है और अंडवाहिनी के बारे में आपने बता दिया। इसकी जो लास्ट हेडिंग है वो है आपकी शुक्रधानियाँ। तो बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। अगली हेडिंग है हमारी, वो है शुक्रधानियाँ। केचुआ के मादा जननांग चल रहे हैं और केचुए के मादा जननांग में हम क्या पढ़ रहे हैं, शुक्रधानियाँ। थर्ड हेडिंग, तो शुक्रधानियाँ के बारे में समझिए। देखिए 6वें खंड से लेकर, कौन से खंड से लेकर, 6वें खंड से लेकर 9वें खंड तक पास में एक एक जोड़ी शुक्रधानियाँ पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से खंड से लेकर, बेटे 6वें खंड से लेकर 9वें खंड तक, यानी 6 से लेकर 9वें खंड तक पास में एक एक जोड़ी शुक्रधानियाँ पाई जाती हैं। ये फ्लास्कनुमा एम्पुला तथा नलकाकार, ये फ्लास्कनुमा एम्पुला तथा नलकाकार डाइवर्टिकुलम से बनी होती हैं। किससे बनी होती है, ये कैसी होती हैं, ये फ्लास्कनुमा होती हैं। एम्पुला तथा नलकाकार डाइवर्टिकुलम से बनी होती हैं। दोनों मिलकर सहायक सह नलका बनाती हैं। इतना आपको क्वेश्चन बताना है। चलिए अब अगर डायग्राम की बात करते हैं तो बेटा डायग्राम अगर मैं बोर्ड पे बनाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी चलिए कोशिश करके देखता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो यहीं पर रोक देंगे। चलिए बेटे ये समझिए, ये है डायग्राम, ठीक है, केचुए के नर जननांग का। तो देखिए सबसे नीचे दे रखा है, ये देखिए सहायक ग्रंथियाँ हैं, ये आपकी सहायक ग्रंथियाँ, और ये देखिए दे रखी है आपकी प्रोस्टेट डक्ट यानी प्रोस्टेट ग्रंथि। ये देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये प्रोस्टेट डक्ट है। इसके बाद ये देखिए दे रखा है मादा जनन छिद्र, क्या है, मादा जनन छिद्र। इसके ऊपर देखिए ये नलका है अंडवाहिनी की, क्या है, अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी के जस्ट ऊपर बेटा अंडाशय प्रेजेंट है। ये देखिए शुक्रवाहिनी है, शुक्र गुहिका मुहिका है, शुक्र मुखका। इसके बाद जो आपकी देख रही है, ये देखिए नलका आ रही है आपकी, ये वाली, ये है शुक्रवाहिनियाँ, क्या है, शुक्रवाहिनियाँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये नलका है आपकी अंडवाहिनी मुख का, क्या है, अंडवाहिनी मुख का। ये शुक्राशय है, क्या है, शुक्राशय। केचुए के ये नर जननांग है इधर वाले, और ये मादा जननांग है इधर, ये मादा जननांग है। यहाँ से लेके ये अंडाशय, मादा जननांग है, अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र, ये सब क्या है, मादा जनन छिद्र, जो मादा जननांग है उसके हैं। ये देखिए वृषण, ये देखिए आपका क्या है, वृषण, ये वृषण कोश है। ये शुक्रधानियाँ हैं, ये शुक्रधानियाँ हैं, ये शुक्रधानियाँ। तो इस प्रकार से कुछ आप बनाओगे चित्र के लिए, ठीक है। चित्र इसलिए बोर्ड पे नहीं बनाया क्योंकि बोर्ड पे बनाने से बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस डायग्राम को बना लेना। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।